ग्रेट। चलो तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, मिसिंग लिंक देखे थे, और अभी तक के हम लोगों ने इवोल्यूशन के एविडेंस जो है ये सारा हम लोग अभी तक के स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज देखना है, हम लोगों को यहाँ पे देखना है थेरीज। और थेरीज जो है वो किस चीज की, थेरीज ऑफ इवोल्यूशन जो है आज के इस सेशन में हम लोगों को स्टडी करनी है। ओके, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो जो फर्स्ट थ्योरी आता है, क्या चीज, जो फर्स्ट थ्योरी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट थ्योरी जो आती है इवोल्यूशन की वो है लैमार्क की थ्योरी, मीन्स जिसे लैमार्किज्म के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो लैमार्क जो थ्योरी है यदि हम यहाँ पे देखें तो ये जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस टर्म से भी इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, लैमार्क थ्योरी ऑफ क्या चीज, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये हो गया फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इस फर्स्ट थ्योरी के बाद सेकंड थ्योरी पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू हम लेंगे। ओवरव्यू में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा थ्योरी यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक थ्योरी जो है वो हम देखेंगे। और इस बार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने लायक नहीं है, इसलिए इस बार का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। किसी के भी कुछ डाउट रहेंगे तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछे, कॉल कर सकते हो, कॉल पे भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। किसी को कुछ करेक्शन लगते हैं तो आप मैसेज कीजिए, वैसे करेक्शन नहीं है। ठीक है, कुछ करेक्शन लगते हैं तो आप मैसेज कीजिए। आई थिंक एक क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है मुझे, तो वो क्वेश्चन करेक्ट मैं अपने तरफ से करवा दूंगा। रिजल्ट अपडेट होके आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पहला आता है लैमार्क का थ्योरी जो हम स्टडी करेंगे। सेकंड थ्योरी है डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन जो है आप तो जानते ही हो, उन्होंने बहुत अच्छा थ्योरी दिए यहाँ पे। और वो कौन सा थ्योरी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन थ्योरी जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या आएगा बेटा, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ पे डार्विन ने बहुत अच्छी बात कही है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। फिर नेचुरल सिलेक्शन के बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी आता है जो कि हम स्टडी करेंगे यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी। कौन सा, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी में जो हुगो डेवरिस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक कंसेप्ट जो है इवोल्यूशन को लेकर के बताया है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। मीन्स नेक्स्ट थ्योरी जो है वो कौन सी आएगी, वो आएगा म्यूटेशन थ्योरी। और ये जो म्यूटेशन थ्योरी है ये किसने दिया है, तो बाय साइंटिस्ट का नाम है हुगो, हुगो या ह्यूगो कहते हैं, उसके बाद ह्यूगो डी व्रिस। ओके, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है नियो डार्विनिज्म। ठीक है, जो कि डार्विन का थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी दोनों को मिला के यहाँ पे इस थ्योरी को प्रपोज किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है डार्विन के बाद जो आई है तो उसे क्या कहते हैं, नियो डार्विज्म थ्योरी। इट इज ऑल्सो नॉन एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। क्या कहते हैं इसे, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, और इन सारी थ्योरी में यदि हम देखें तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो कौन सा है, वो यही वाला थ्योरी है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो इस थ्योरी को सबसे ज्यादा जो है एक्सेप्ट किया गया है। क्या रीजन है, तो वो तो हम लोग जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो थ्योरी है ये कैसा है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ओके, चलो तो वन बाय वन हम अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक, तो सबसे पहले कौन सा थ्योरी पढ़ेंगे बेटा हम लोग? रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड। तो अभी फर्स्ट थ्योरी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लेमार्क थ्योरी। कौन सा थ्योरी हम देखेंगे अभी? अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो लेमार्क का जो थ्योरी है वो हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, जस्ट मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरा ऑडियो क्लियर है बेटा? सबसे पहले रिस्पॉन्स कर दो। ऑडियो के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? पहले के कंपैरिजन में ऑडियो बहुत अच्छा आ रहा होगा। हाँ बेटा, सभी के आउटपुट आ रहे हैं, सभी के मैसेज आ रहे हैं। आज कैमरा कनेक्ट नहीं है, मीन्स आपका आउटपुट सिर्फ एक ही जगह है, अनिकेत आ रहा है। चलो, तो फर्स्ट थ्योरी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, कौन सा है? लेमार्क की थ्योरी हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट थ्योरी, दैट इज यहाँ पे कौन सा थ्योरी है? लेमार्किनिज्म हम देखेंगे। ठीक है, तो लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आता है हमारा क्या चीज? लेमार्क थ्योरी। और लेमार्क की थ्योरी जो है किस पर बेस्ड है, क्या बताया इन्होंने बेटा? लेमार्क ने लेमार्क ने ये बताया कि जनरली जो भी है, यहाँ पे देखो थ्योरी क्या बताया मैंने? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या हो रहा है यहाँ पर? इनहेरिटेंस हो रहा है। और इनहेरिटेंस किस चीज का हो रहा है? तो इनहेरिटेंस हो रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर का। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर की हम बात करें तो एक्वायर्ड कैरेक्टर मींस व्हाट? क्या होगा? तो एक्वायर्ड कैरेक्टर मींस लेमार्क के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लेमार्क का कहना ये है कि जो भी ऑर्गन्स जो यूज होते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और जिन ऑर्गन का यूज नहीं होता उसका डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा। इस तरह से हमें जो है क्या चीज बेटा? लेमार्क ने जो है हमें यहाँ पे इस थ्योरी में जो है एक आइडिया जो है वो प्रपोज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या चीज, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आया, ठीक है, पॉइंट्स के बेसिस पे हम समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझेगा। पहली चीज तो क्या हो रहा है बेटा? हर टाइम इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग जो इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें, तो इन्वायरमेंट में चेंज आया, इन्वायरमेंट में चेंज आया तो उससे क्या होगा बेटा? लीड्स टू क्या? न्यू नीड। ओके, इन्वायरमेंट में जैसे ही चेंज आया तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? जो भी न्यू नीड है, न्यू नीड जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जिराफ को देखे होंगे, याद आ रहा है जिराफ? तो जिराफ में क्या हुआ बताओ? यहाँ पे उसकी गर्दन और उसकी जो लिम्स थे, फोर लिम्स, ठीक है, वेरी गुड, लॉन्ग नेक थी और लिम्स भी लॉन्ग हो गए थे। तो यहाँ पे देखो यही बात इस थ्योरी में बताया हुआ है कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, क्या चीज? इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग आया? जो भी न्यू नीड थी वहां पर उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट जो है वहां पे चेंजेस जो है वो देखने को मिला। ये फर्स्ट पॉइंट। इसी में सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, तो क्या चीज बेटा? यहाँ पे दो चीज आएगी, एक तो डिसयूज ऑर्गन रहेंगे, एक ऐसे ऑर्गन जिसका यूज ही नहीं है, और दूसरे ऑर्गन ऐसे रहेंगे जिसका यूज बहुत ज्यादा है। तो डिसयूज या फिर क्या आएगा दूसरा? ओवर यूज, ठीक है, ऑफ ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑर्गन्स जो है डिसयूज और जो भी ओवर यूज है टू मीट न्यू नीड। जैसे ही न्यू नीड आई उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गन है उसने या तो अपने आप में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया है, या तो उसी ऑर्गन ने अपने आप में बहुत कम यूटिलाइजेशन किया है। तो एक तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो डिसयूज दिख रहा है, जिसका यूज ही नहीं है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा? ओवर यूज दिख रहा है। तो अभी मुझे बताओ, यदि बहुत ज्यादा यूज होगा तो इस टाइप के ऑर्गन का क्या होगा? डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा? मोर डेवलप हो गए। ओके,
इसका यहाँ पे क्या हो गया, मोर डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया। यदि ऑर्गन यूज हुए ही नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा, उस ऑर्गन का डीजनरेशन हो जाएगा। तो ये ऑर्गन जो होगा ये क्या हो गए, डीजनरेटेड हो गए। समझे, ऑर्गन डीजनरेट हो गए। तो ये सेकंड पॉइंट होता है हमारा। इसी के बाद आगे के पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम चले तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। और थर्ड पॉइंट जो रहेगा हमारा वो क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट पे यदि हम आए तो इसमें देखिए इससे क्या हुआ बताओ। इन्वायरमेंट में चेंज आया, ध्यान से समझो क्या बताना चाह रहा हूं। इन्वायरमेंट में चेंज आया, चेंज आने की वजह से ऑर्गन या तो यूज नहीं हुए या फिर हुए। यदि ऑर्गन ज्यादा यूज हुए तो उस यूज होने की वजह से जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो थे उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के जीन में चेंज आया, ऐसा लेमार्क कहते हैं बेटा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो चेंज आया तो वो जीन में वो एक कैरेक्टर एक फीचर्स हो गया उसका फिनोटाइप का। और वही उसी की वजह से जब एक न्यू जनरेशन वहां पे आएगी तो उस न्यू जनरेशन में वो कैरेक्टर इनहेरिटेड हो जाएगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या चीज, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है इसका क्या हो गया यहां पर, इनहेरिटेंस हो गया। वो भी किसकी वजह से, टू मीट व्हाट, टू मीट नहीं कहेंगे, टू नेक्स्ट जनरेशन कहेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज बेटा, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं ना, तो टू नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ है, जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हुए। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा। कलश, ये थ्योरी बेटा बिल्कुल रिजेक्ट नहीं हुई, हाँ लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट हुई है, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उन एग्जाम्पल से इस थ्योरी के कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अभी मैं आपको टोटल व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ, अपने पास ग्रीन बैकग्राउंड भी है और ब्लैक भी है, कौन सा अच्छा लगता है, ये बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, डिमांड आपकी वैसा आपको मिलेगा, बट अभी मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। व्हाइट अच्छा है, नो प्रॉब्लम, व्हाइट ठीक है। अच्छा, व्हाइट से शांति मिलती है चलो वेरी गुड, चलो ग्रेट। चलो दिशा का भर आंसर आया है ब्लैक, बाकी तो सब व्हाइट पर ही है। चलो तो अब देखिए यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम समझ लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है, तो पहली चीज तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपने जिराफ का एग्जाम्पल तो देखे ही हो बेटा। जिराफ की क्या थी बेटा, लॉन्ग नेक थी। ठीक है, जिराफ की जो नेक थी वो कैसी थी, लॉन्ग नेक थी। साथ ही साथ जो फॉरलिम्स जो थे वो भी क्या थे बेटा, लॉन्ग फॉरलिम्स थे। ओके, तो लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फॉरलिम्स जो है किसमें, जिराफ में, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि लेमार्क की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। समझे, हाँ वही चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा निकेत, जस्ट वेट। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसी के साथ साथ सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है बेटा, आपने देखे होंगे एक बर्ड है, फाइटलेस बर्ड। ठीक है, कौन सा है, वेरी गुड, फ्लाइटलेस बर्ड जो है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो है बेटा, इसके जो विंग्स हैं क्या हुए, डिसयूज था। आपने एक्वाटिक बर्ड्स भी देखे होंगे, बताओ कौन सा एक्वाटिक बर्ड, एग्जांपल के साथ चलेंगे बेटा, एक्वाटिक बर्ड का एग्जांपल दो। एक्वाटिक बर्ड कौन सा है, अरे पेंजुइन पढ़े ना हम लोगों ने लास्ट टाइम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सुजल। पेंजुइन जो है
इसमें भी क्या हुआ, पानी में रहने की वजह से उसका फ्लाइंग हैबिट नहीं था। ओके, तो ये भी क्या हो गया, डिसयूज हो गया। तो जिराफ के ऑर्गन ज्यादा थे यूज में, कौन से वाले, फॉरलिम्स और नेक। क्यों, क्योंकि जब पहले वो झाड़ पत्ती को खाते थे, जैसे जैसे छोटे प्लांट जो है वो खत्म हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको ऊपर साइड जो है प्लांट की पत्तियां खाने को मिली, फिर और लॉन्ग ट्री को खाने लगे, तो उसकी वजह से उनके फॉरलिम्स और नेक जो हो गए वो क्या हो गए, बड़े हो गए, लॉन्ग हो गए। लेकिन यही चीज हम एक्वाटिक बर्ड की हम बात करें तो उसको फ्लाइंग हैबिटेट जो यूज ही नहीं था, तो उसकी वजह से जो है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ होगा, ऑर्गन यूज नहीं आ रहे ना। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, चलो ये तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बात बता रहे हो, तो एक काम करते हैं, अब अपने ऊपर देखते हैं अपन। ये जो थ्योरी है सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है वो किसको करता है, वेस्टिजियल ऑर्गन को करता है। करता है क्या, बताओ, हेलो, मानते हो इस बात को आप लोग, रिस्पॉन्स करते जाओ, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं आज। वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, ये थ्योरी वेस्टिजियल ऑर्गन को सपोर्ट करती है। तो विंग्स जो है, फाइनली हमें एक चीज तो समझ में आ गया है कि जो विंग्स है वो हो गए हैं डिजनरेट। ठीक है, यहां पे यदि हम देखें तो इनके जो विंग्स है वो उसका यूज ही नहीं हुआ, तो यूज नहीं होने की वजह से फाइनली विंग्स जो है वो क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो भी जो है डिसयूज है, इसलिए छोटा सा था। लेकिन देखो इसका भी कुछ एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो देखिए यहां पे इसका यदि हम एक्सेप्शंस देखें, इस थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका जनरल टर्म दिया है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, 2% एक्स्ट्रा चलेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन जो है टोटल थ्योरी पर और स्टोरी पर बेस्ड है। और आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में हर थ्योरी को और हर चीज का एक एक दो दो लाइन बता के खत्म कर दिया है, फिर इवोल्यूशन समझेगा नहीं बेटा आप ऐसा पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इवोल्यूशन को समझने के लिए जिस वे में मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं उस वे में ही आपको चलना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो चलो कुछ एक्सेप्शंस देख लेते बेटा हम लोग। इसमें देखिए एक्सेप्शंस पे यदि हम जाए तो पहली चीज तो देखो, एक्सेप्शन में हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, डिटेल में नहीं जाना इसलिए मैं उसके नेम और टर्म पे नहीं जाऊंगा। जनरली उन साइंटिस्ट ने क्या किए, माइस जो है, चूहे, रेट, इनको लिए, और माइस लेने के बाद उन्होंने क्या किया, इन चूहे की टेल जो है इसको काट दिए। ठीक है, अब टेल जो है इसको काटे, तो ऐसा एक ही चूहे पे नहीं किया बेटा, ऐसे उन्होंने टू जो है दो अलग अलग चूहे लिए, दोनों अलग अलग चूहे की टेल को कट करें, और दोनों टेल को जब कट करने के बाद, दोनों चूहे की टेल को जब कट किए होंगे, ठीक है, देन इनके बीच में मैटिंग कराए। मैटिंग कराने के बाद फिर से एक नया चूहा जो आया, या चूहिया जो भी आई होंगी, ठीक है, जनरली टेल नहीं होनी चाहिए थी उसमें, बट यहां पे इन चूहे में टेल आई। फिर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया अगेन एंड अगेन, तो ऐसे बेटा 22 जनरेशन तक के उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो 22 जनरेशन तक के रिपीट करने के बाद यदि उसका टेल का नहीं होना एक सोमेटिक कैरेक्टर है, क्या चीज, ये एक सोमेटिक कैरेक्टर है, और सोमेटिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जनरली बेटा ये एक एक्वायर्ड होना चाहिए था, और यही एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने चाहिए। हाँ बेटा, लेमार्क के हिसाब से नहीं है, लेमार्क के एक्सेप्शंस को निकालने के लिए दूसरा साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, लेकिन फाइनली हुआ ये कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस नहीं हुआ। यदि लेमार्क के अकॉर्डिंग ये बात सही रहती तो चूहे में जो है कैरेक्टर जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इनहेरिटेड होना चाहिए, बट चूहे के एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है इनहेरिटेड हो रहे हैं क्या बेटा, नहीं हो रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए फाइनली ये वाला जो जो क्या कह सकते हैं इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट माना जाता है। तो अब देखो हमारा साइंस सिर्फ एक ही चीज को लेकर के कंसीडर नहीं कर लेता कि यही बात सही होगी। ठीक है,
इसके बाद हम आगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पे आए, तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे जनरली गर्ल्स में हम देखें या फिर फीमेल की हम बात करें, तो उसके नोज जो होते हैं या फिर ईयर जो होते हैं, ईयर रिंग्स यदि वो पहनती है तो ऑब्वियसली उनके इसमें जनरली क्या होता है बताइए, वहां पे नाक कान छिदाना बोलते हैं ना, मतलब वहां पे वो होल्ड करते हैं। तो ये तो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। अब ये हाँ होल्ड किया गया है, तो ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये तो ट्रांसफर होना चाहिए, उसका जो बच्चा होगा उसमें तो ऑलरेडी वो पहले से ही वो रहना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अब कुछ लोग बेटा जो जिम जाते हैं, ठीक है, जिम शायद ऐसे लिखते हैं, जो लोग जिम जाते हैं जो मसल्स एक्सरसाइज करते हैं, तो मस्कुलर एक्सरसाइज होने के बाद फाइनली उनकी जो बॉडी बिल्डिंग जो होती है, ठीक है, तो ये भी उनके कैरेक्टर्स है, ये भी इनहेरिटेड होना चाहिए। हाँ ऐसा लिखेंगे ना जिम, हाँ, तो ये कैरेक्टर भी इनहेरिटेड होना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? ये भी नहीं होता, समझे? अब चलो ये तो छोड़ो, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक पावलोव एक्सपेरिमेंट है, नाम सुने हो क्या आपने पावलोव एक्सपेरिमेंट? एक डॉग था, डॉग के सामने घंटी रखी गई और मीट रखा गया, घंटी बजाई, मैंने बताया होगा आप लोगों को, कहाँ पे? नहीं मालूम? ओके चलो मैं समझा देता हूँ, कुछ लोगों को मालूम है कुछ लोगों को नहीं मालूम पावलोव एक्सपेरिमेंट क्या है। पावलोव एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॉग था, और उस डॉग को बहुत टाइम तक के वो पिंजरे में रहता था, तो बहुत टाइम तक के उसको जो है खाना नहीं दिया गया, ठीक है, बहुत जोर से भूख लगी, भूख लगने के बाद उसको जब फूड दिया जाता था तो उसके पहले क्या होती थी, घंटी बजाई जाती थी, ठीक है, घंटी बजा के फिर खाना देते थे। फिर दूसरे दिन उसको फिर से बहुत देर तक भूखा रखा गया, और भूखा रखने के बाद फिर घंटी बजाई और फिर खाना दिए, फिर घंटी बजाई फिर खाना दिए, ऐसा 12 से 13 दिन तक के किए कंटिन्यू, 12 to 13 डे तक के ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने के बाद अब हुआ ये कि जब भी डॉग को, मतलब देखो क्या होता है, डॉग को भूख लगी और उसको जब पहले खाना दिखाया जाता था तो सलाइवेशन होता था, उसके जो है माउथ से लार जो है वो टपकती थी, ठीक है। बट फाइनली हुआ ये कि सबसे शुरू में सिर्फ घंटी बजाई थी, जब वो घंटी की आवाज नहीं पहचानता था, ठीक है, तो बेल जब रिंग किया जाता था तो उसके माउथ से सलाइवेशन नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब फूड ऑफर करते थे उसको, तो ड्यूरिंग द फूड ऑफरिंग उसी टाइम पे सलाइवेशन होता था, ठीक है, बेल का कोई भी वहां पे इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन जब भी उसे फूड ऑफर करते थे उसके पहले बेल का जब उसे आवाज सुनाया जाता था, तो उसने क्या हुआ, इसको अपने एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह उसने इस बात को अपने माइंड में बैठा लिया। कुछ टाइम के बाद अब उसको फूड ऑफर नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई, क्या हुआ होगा, सलाइवेशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बताओ, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग। सुजल का रिस्पॉन्स आया है, ईश्वरी, ऐश्वर्या, दिव्या, तृप्ति, चलो सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड बेटा, कुछ लोग ही नेगेटिव दिए हैं, बाकी सभी लोग बोले हाँ बेटा अभी घंटी की आवाज पहचान गया है और उसको पता है कि जब भी घंटी बजती है तब उसको खाना मिलता है। तो अब आप उसको फूड ऑफर नहीं भी करोगे और बेल यदि रिंग करोगे तो उस टाइम पे उसके माउथ से सलाइवेशन जो है वो होगा ही होगा, समझे? तो ये भी जो है अब सलाइवेशन होना उस डॉग का एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, ये जो कि वो उस टाइम पे सीखा। लेकिन अब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, अब ये उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो अब उसकी न्यू जनरेशन जब आएगी तो उसमें पहले से ही जो है ये कैरेक्टर रहना चाहिए, बट ये कैरेक्टर रहता है क्या, यस और नो? नहीं रहता है। ओके ठीक है बेटा, रितिका क्या प्रॉब्लम आया था क्लास ज्वाइन करने में? अभी हो गया है? चलो बाकी लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था ना, चलो ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग ले लेना मुझसे। ठीक, तो अभी यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो लैमार्क का जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये हर जगह काम में नहीं आ रही है, समझे? तो इसके लिए फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी बताओ, नेक्स्ट थ्योरी, रिस्पॉन्स करते चलो तभी मजा आएगा बेटा। वेरी गुड, तो नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं हम लोग इसी तरह से, और नेक्स्ट थ्योरी जो है वो डार्विन की थ्योरी है, डार्विनिज्म हम देखेंगे।
तो नेक्स्ट थ्योरी जो है यहाँ पे डार्विन ने जो बताया, डार्विन की कौन सी थ्योरी, अभी इससे हम लोग किस टर्म से जानते हैं बेटा, डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ओके, तो अब ये जो डार्विनिज्म जो है यहाँ पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी गुड, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है, इसमें क्या क्या हुआ है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, क्या चीज, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यदि हम देखें तो इसमें पहली चीज तो बेटा ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। ठीक है, टू साइंटिस्ट मींस यहां पे एक तो क्या कह सकते हैं बेटा, चार्ल्स डार्विन खुद भी थे, और चार्ल्स डार्विन के अलावा अगेन यहाँ पे क्या है, दूसरे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है अल्फ्रेड वॉलेक। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया। अब दोनों भी साइंटिस्ट ने मिलकर जब इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया तो इस थ्योरी में क्या कहा है बेटा, दोनों भी साइंटिस्ट ने सेम बात कही है। अब देखो इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है जो बहुत से लोग नहीं जानते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टोरी कुछ ऐसी है बेटा कि जो चार्ल्स डार्विन है ये रहने वाले कहाँ के, इंग्लैंड के। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। और चार्ल्स डार्विन ने जो साउथ अमेरिका में एक आइलैंड था, कौन सा आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, वहां पे उन्होंने स्टडी किए। ठीक है, साथ ही साथ जो अल्फ्रेड वालेक जो है उन्होंने एक मिलाया आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में, वहां पे इन्होंने स्टडी की है। लेकिन देखो दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का किसी भी टाइप से एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं है। दोनों की स्टडी सेम है बट अलग अलग जगह पे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जब वो कंक्लूजन पे पहुंचे तो वो एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे, और कोई इंसिडेंट था लाइफ में बेटा, साइंस में पहली बार एक इस तरह से एक कोई इंसिडेंट हुआ कि दोनों साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट किया और सेम कंक्लूजन निकाला। इसलिए बेटा इस थ्योरी को जो है जो प्रपोज किया तो दोनों का नाम यहाँ पे जो है उनके नाम पे ये पब्लिश हुई है, समझे। अब देखिए इसमें जनरली फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है हम मानते हैं, तो आपने यहाँ पे हमको डार्विनिज्म बताया, ये क्यों बताया, तो आपको मालूम है इंग्लैंड का पल्ला जो है हर तरफ से भारी है, तो ऑब्वियसली बेटा डार्विन को पहले ज्यादा महानता मिलेगी। ठीक है, इसलिए डार्विन का नाम बहुत सारी जगह चलता है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचे, तो इस तरह से इस थ्योरी के सारे कंसेप्ट को वन बाय स्टेप हम समझेंगे। तो इतना पोर्शन क्लियर हो गया ना जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो आगे बढ़े, फिर रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स साथ ही साथ चलने दो तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। वेरी गुड, तो क्या देखे बेटा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि थ्योरी जो है, ठीक, इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया है, ठीक है, ज्वाइंटली। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ जो है शेयर करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक, तो इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया है बाय टू साइंटिस्ट। ठीक है, तो ज्वाइंटली में पहली चीज तो जो आ रहा है, वेरी गुड यार सुजल, आपको तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। थॉमस मेल्थस जो है बेटा, इनका एक ऐसे था, वो क्या था बेटा, पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे था। तो ये दोनों भी उस ऐसे को लेकर के क्या हुए बेटा, इंस्पायर हुए। दोनों ने बेटा सेम एक जो है आर्टिकल्स पढ़े होंगे और उस आर्टिकल से उनको इंस्पिरेशन मिला, तब जाके वो इस रिसर्च पे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, वेरी गुड यार सुजल, बहुत अच्छी बात बताया आपने। ठीक है, आपको साइंटिस्ट का नाम है, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स डार्विन जो है, पहली चीज तो हमारा जो साइंटिस्ट है क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बाद दूसरे जो साइंटिस्ट है हमारे, क्या नाम है उनका, अल्फ्रेड वॉलेक। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड जो है वॉलेक, कुछ लोग वॉलेस भी पढ़ते हैं, आपको जो अच्छा लगता है पढ़ो, मैं तो वॉलेक ही इसको प्रोनाउंस करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके इस थ्योरी को प्रपोज की। तो अब देखिए बेटा डार्विन का जो बर्थ हुआ था, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं तो ये भी मालूम होना चाहिए कि डार्विन का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1809 में, और इसी टाइम पे बेटा लेमार्क का जो थ्योरी था वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, किसका,
लेमार्क की जो थ्योरी थी वो पब्लिश हुई थी और इसी टाइम पे डार्विन का बर्थ हुआ। तो सोचो लेमार्क तो कहाँ पे थे। अच्छा बुक में है क्या बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे लेमार्क की बुक जो पब्लिश हुई थी और इसी तरह से डार्विन का जो बर्थ हुआ था 12 फेब 1809। कब हुआ बेटा? 12 फेब। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी मेरा मार्कर जो है काम नहीं करता सही तरह से, इसलिए राइटिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 12 फेब 1809 इस टाइम पे क्या चीज, डार्विन का जो है ये बर्थ टाइम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को, या एक बार रिवाइज कराऊं, छोटा सा दिखा के आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या हुआ यहाँ पर हमारा। ओके देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम समझ रहे हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी में यहाँ पे हम लोग कुछ कंसेप्ट देख रहे हैं। ओके इस कंसेप्ट में पहली चीज तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जो देखे कि हमें यहाँ पे कौन कौन सा थ्योरीज जो है यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली चीज तो ये जो थ्योरी है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो है वो कौन सा है, वो फोर्थ वाला है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। सबसे पहले लेमार्क थ्योरी हमने देखे। लेमार्क थ्योरी के बाद हम आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, इसमें कौन सी इसको ये प्रपोज करता है वो देखे। इसके बाद फाइनली अभी हम जो पहुंचे हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, डार्विन की थ्योरी जो कि नेचुरल सिलेक्शन पे। ठीक है, अब ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो हम यहाँ पे जान रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो हम लोगों को एक चीज ये समझ में आ गया है। क्या समझा बेटा हमको? सबसे पहले कि इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट जो है उन्होंने मिलके प्रपोज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद बर्थ टाइम हम लोगों ने देखे। इसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने डार्विन का कुछ जो स्टडी है, जो वर्क है, वो हमने देखे थे। कहाँ पे बेटा? एडाप्टिव रेडिएशन में हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन में हमने क्या देखे थे कि डार्विन जो है वॉयलेज ऑफ डिस्कवरी हमने पढ़े थे। वो भी कौन से बेटा? एक शिप थी। कौन सा शिप था जल्दी से बताओ? HMS बेगल शिप, याद आ रहा है? वेरी गुड। तो HMS बेगल शिप जो है इससे वो कहाँ पहुंचे थे? वो पहुंचे थे एक आइलैंड पे। कौन सा आइलैंड था बेटा वो? उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। ओके, इस आइलैंड पे ये गए और इस आइलैंड के बारे में इसकी क्या खासियत थी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया है। कहां पर प्रेजेंट है बताओ? ये पैसिफिक ओशियन जो है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा जाता है तो ये मालूम होना चाहिए। पैसिफिक ओशियन जो है यहाँ पे ये आइलैंड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे होता है आइलैंड, यहाँ पे है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने जो स्टडी की किस किस पे बेटा? 20 स्पीसीज थी। SPP लिखता हूँ बेटा मैं, स्पीसीज को आपको मालूम होगा। वेरी गुड बेटा, साउथ अमेरिका में है। 20 स्पीसीज थी बेटा किसकी? वेरी गुड, फिंचेस। ठीक है, तो 20 स्पीसीज जो थी फिंचेस की, इस पर स्टडी किए। जो कि क्या है, फिंचेस जो है ये क्या है? एक स्मॉल ब्लैक बर्ड होता है ये। ठीक है, स्मॉल, ये ब्लैक कलर का जो है ये बर्ड है। वेरी गुड, तो ये स्मॉल ब्लैक बर्ड है। जो इसकी हैबिट जो थी, फीडिंग हैबिट, वो कैसी थी? फीडिंग हैबिट इसका जो था वो था कैसा? सीड को खाता था ये। ठीक है, वेरी गुड, ये सीड ईटर था। तो सभी बर्ड की जो हैबिट जो थी सीड ईटिंग थी, जिससे क्या हुआ, उनका जो बीक का साइज जो था वो डिफरेंट था। ठीक है, अब बीक का साइज डिफरेंट होने की वजह से अब इन्होंने 20 स्पीसीज जो इन्होंने यहाँ पे जो स्टडी किए, तो बीक का साइज डिफरेंट होने का रीजन क्या था? क्योंकि बेटा जो सारे मतलब, क्योंकि बीक का साइज डिफरेंट होने का रीजन ये था कि कुछ जो है कैक्टस खा रहे थे, कुछ इंसेक्ट खा रहे थे, कुछ फ्रूट खा रहे थे। लेकिन सभी का जो कॉमन एंसेस्टर जो था वो कहां से ओरिजिनेट हुआ बेटा? सीड ईटिंग वाले बर्ड से ही जो है वो आए। क्यों? क्योंकि वो फ्लाइंग करते हुए उड़कर जो है वो कहीं और से आए होंगे और गैलापागोस आइलैंड में चले गए। और जहां पे उनको जिनको ज्यादा इंसेक्ट मिले उन लोगों ने ज्यादा इंसेक्ट खाए, जिनको फ्रूट्स मिले उन्होंने फ्रूट खाना चालू किए। तो ये ऑल 20 स्पीसीज जो थी फिंचेस की, यदि हम देखें तो यहाँ पे उन लोगों को जैसा जैसा फूड मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना फीडिंग हैबिट जो है चेंज किए। तो इनका क्या था बेटा? डिफरेंट फीडिंग हैबिट था। और डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट जो है यदि हम देखें तो डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट की वजह से उनका क्या था? डिफरेंट बीक थे।
फीडिंग हैबिट भी डिफरेंट थे, एंड उनका क्या चीज क्या कह सकते हैं हम लोग, बिक जो था, चोंच उनकी जो थी, उनका साइज भी, और साथ ही साथ उनका शेप भी जो था वो डिफरेंट था। रीजन क्या था, ये ओरिजिनेट हुए हैं, वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, कहां से ओरिजिनेट हुआ बेटा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट, सीड ईटिंग जो एंसेस्टर था इसका, तो सीड ईटिंग इनका एंसेस्टर था, और इसी सीड ईटिंग जो बर्ड थे एंसेस्टर फिंच, उससे ही इनका डेवलपमेंट हुआ। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ। फाइनली इन्होंने ये जो वर्क किए, तो इनका वर्क जो है एक बुक में पब्लिश हुआ। ठीक है, वेरी गुड, एडाप्टिव रेडिएशन में पढ़े थे हमने। तो इनका जो वर्क जो पब्लिश हुआ, ठीक है, वर्क जो पब्लिश किए हैं, तो पब्लिश में एक बुक है बेटा, बुक का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, पब्लिश। कौन सी थी बुक जानते हो, वेरी गुड ऐश्वर्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इन्होंने जो वर्क किया वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, इस बुक में इन्होंने अपना वर्क जो है वो पब्लिश किए। ओके, अब यहाँ पे इनका ये जो वर्क पब्लिश हुआ ये कब हुआ, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने जो अपना वर्क पब्लिश किया, तो वर्क जो पब्लिश हुआ इनका ये हुआ 1859 में। अब इसको याद रखना बहुत आसान है। बताओ डार्विन का बर्थ कब हुआ था, डार्विन का बर्थ कब हुआ बेटा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। वेरी गुड, देखो ऊपर मैंने बताया हूं आप लोगों को 1809, उसके ठीक 50 इयर्स बाद 1809 से 1859 यहाँ पे इस बुक को उन्होंने पब्लिश कर दी। मींस लाइफ के 50 इयर्स में ही उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई। ठीक है, आप बोलोगे कि सर बेटा मिली तो, मेंडल से तो लकी थे। ठीक है, पब्लिश भी हो गया, मेंडल तो पब्लिश भी नहीं कर पाए थे। चलो, तो सबके अपनी एक अलग कहानी है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये चीज तो समझी, लेकिन डार्विन ने इवोल्यूशन के लिए क्या क्या कंसेप्ट हमें बताए हैं वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ रूल्स दिए उन्होंने, अपना ओपिनियंस दिए, जिसको पास्चुलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो क्या देखेंगे, डार्विन पास्चुलेट्स। पहले तो रिस्पॉन्स करो जल्दी से सभी लोग, यहां तक के आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, किसी को कुछ पूछना है, एवरीथिंग इज ओके, इफ यस तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो आगे देखते हैं। आज का बेटा थ्योरी है, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपको बोर्ड का प्रेजेंटेशन जरूरी है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, हर एक चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारा। तो देखिए बेटा डार्विन का जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, तो डार्विन जो है ये क्या बता रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक पॉपुलेशन की ग्रोथ की हम बात करें, क्या चीज, ग्रोथ, और वो भी किसकी बेटा, एक पर्टिकुलर हम पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है कैसा होता है मालूम है आपको, ये होती है बेटा जियोमेट्रिक मैनर में। जियोमेट्रिक कहीं पढ़े हम लोगों ने, याद आ रहा है आपको, देखते किसे याद है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है जियोमेट्रिक होती है। हेलो रिस्पॉन्स करो जल्दी से, कैसी होती है जियोमेट्रिक, क्विकली, मालूम है किसी को। देखो यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, एक सेल से दो बनेगा, होता है, वेरी गुड, ये दो सेल है, दो से चार बनेंगी, ये चार सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा होगा क्या, ऐसे ही होता है ना, या नहीं होता है, ऐसे ही होता है। तो ये सेल का जब डेवलपमेंट हुआ तो एक सेल से दो सेल बनी, फिर इस सेल का जब डेवलपमेंट होगा और इस सेल का डेवलपमेंट होगा तो इस सेल से अगेन टू सेल्स बनेंगी, इससे भी अगेन टू बनेंगी। ठीक है, मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स कितने हो गए 16। जैसे कि एक बैक्टीरिया का भी हम एक एग्जाम्पल ले, नॉट ओनली हम कहीं और जाए, एक बैक्टीरिया का भी हम एग्जाम्पल ले, तो जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की वो होती है जियोमेट्रिक। इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूं, कैसा होता है बेटा, जियोमेट्रिक, समझे।
हाँ वेरी गुड बेटा ईश्वरी, सभी लोगों को याद आ गया। तो अब ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है, तो इस ग्रोथ कर्व की यदि हम बात करें तो जियोमेट्रिक में ऐसा ये कंटिन्यू चलते रहा तो यहां पे क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ऐसा यदि कंटिन्यू रहा तो इसकी वजह से यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, यही वाला पार्ट बेटा मैं आपको इकोलॉजी में भी पढ़ाने वाला हूं, उसका कुछ कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दे रहा हूं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। डार्विन ने तो हमको यही बात बताई और उनके अकॉर्डिंग यही है कि यदि देखो तेजी से पॉपुलेशन इतना बढ़ते रहा तो एक टाइम पे पॉपुलेशन बिल्कुल ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ाया था, ठीक है। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके लिए हमारे पास कंट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल है पॉपुलेशन को रोकने के लिए, ठीक है। हम दो और हमारे दो और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के थ्रू प्रोग्राम जो है ये भी लॉन्च किए गए, समझे बेटा। तो ये पहली चीज तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो उन्होंने दिया वो रिप्रोडक्शन बताया, ठीक है। अब हम सेकंड टर्म पे आते हैं, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता बताऊं? इसका रीजन ये है कि हमारे नेचर में बेटा लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है। रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, क्या चीज, नेचुरल रिसोर्सेस की यदि हम बात करें तो ये जो है ये लिमिटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फूड की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर की बात कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पर स्पेस की हम बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने की वजह से जो ग्रोथ है ये जियोमेट्रिक भले हो रहा है, लेकिन हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये जियोमेट्रिकली नहीं जाता। ये कैसे जाता है, अर्थमेट्रिक जाता है। जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला अर्थमेट्रिक, मतलब 2+2+2+2 कितने होंगे बताओ, 8। समझे, कितना रहेगा, ओनली 8 रहेगा। तो अब देखो पॉपुलेशन बड़ी तेजी से जो कि 16 हुई और फूड उसका जो बड़ा हो वो 8 ही रहा। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे 4 स्पीसीज है और 4 स्पीसीज को खाने के लिए सिर्फ 2 हमारे पास एग है, तो क्या होगा, चारों के चारों 2 एग को खा सकती है क्या? नहीं। तो इनके बीच में क्या होगा, वेरी गुड, इस फूड के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो जीता वो सिकंदर होगा। तो डार्विन का फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्टुलेट आता है वो आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रगल हो रहा है। किस चीज को लेके स्ट्रगल होगा, तो स्ट्रगल होगा, जो जीतेगा वही जो है वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाएगा। तो इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रगल होता है, ठीक है। और स्ट्रगल हो रहा है बिटवीन इंडिविजुअल स्पीसीज, ओके। जो भी इंडिविजुअल स्पीसीज रहेगी उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रगल होने वाला है, ठीक है, कंपटीशन होगा, वेरी गुड। बट ये स्ट्रगल जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा स्ट्रगल, ये स्ट्रगल जो होते हैं ये होते हैं 3 टाइप के। तो तीनों भी टाइप कौन कौन से हैं स्ट्रगल के वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तीनों भी स्ट्रगल के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रगल जो होगा यदि हम देखें तो ये होता है कैसा, ये सेम स्पीसीज के बीच में होगा। दूसरा स्ट्रगल जो होता है वो होता है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। एक स्ट्रगल जो होगा वो होगा इन्वायरमेंट के बीच में। तो इस तरह से स्ट्रगल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, समझे। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों भी स्ट्रगल को हम समझेंगे कौन कौन से हैं। बेटा किसी कलर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ, कलर में कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट है तो हम बोर्ड डार्क बैक कलर लू में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए पहली चीज फर्स्ट स्ट्रगल जो आएगा वो कैसा आएगा बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। कोई कलर यदि बीच में मैंने लिया और उसमें प्रॉब्लम आई, ये कलर तो आ ही नहीं रहा, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ देखो इतना सारा मार्कर चल गया मेरे पास, दिखाई नहीं। जस्ट वेट, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट। तो अभी देखिए फर्स्ट स्ट्रगल जो हम लोग देख रहे हैं वो कैसा रहेगा,
वो रहेगा इंट्रा स्पेसिफिक। सेकंड स्ट्रगल जो रहेगा वो रहेगा इंटर स्पेसिफिक। एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा इन्वायरमेंटल। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो अभी यहां पे 3 टाइप के जो स्ट्रगल है इसमें क्या होता है, ठीक है? तो इसमें देखिए, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की हम बात करें, इंटर स्पेसिफिक की बात करें, या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रगल की हम बात करें, तो ये जो सारे स्ट्रगल जो यहाँ पर है, तो इसमें पहली चीज तो या तो सेम स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल होगा, या तो स्पीसीज बदल जाएगी उनके बीच में स्ट्रगल होगा, या तो एनवायरमेंट जो है उनके बीच में स्ट्रगल होगा, और इसमें लास्ट में होगा ये कि जो स्पीसीज बेटा इन एग्जिस्टेंस को सहन कर पाएंगी वही स्पीसीज जो है वो क्या होंगी बेटा, जिंदा रहेंगी, बाकी कोई भी नहीं बचेगा। समझे? तो जो सरवाइव कर रहा है वही रहेगा, बाकी हर कोई यहाँ पे नहीं रहेंगे। यही इस स्ट्रगल में बताया हुआ। तो एग्जांपल्स के हेल्प से हम समझेंगे तो हमको और भी अच्छे से सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यदि हम इस पॉइंट्स को समझे तो इसमें क्या है बेटा, इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या होता है बताओ? इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज आती है। इंट्रा की यदि हम बात करें तो क्या होगा, सेम स्पीसीज, और सेम स्पीसीज के बीच में यदि स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक डॉग है और अगेन ये डॉग है, और दोनों डॉग के बीच में यहाँ पे एक प्लेट में मैंने परोस दिया इनको, क्या चीज, मीट। बताओ, क्या दोनों डॉग है और एक ही प्लेट मीट है और कोई एक के हिस्से का खाना है? समझे? तो अब क्या होगा, उनको फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो जीतेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। समझे? या फिर हम काऊ की बात करते हैं, हम डियर की बात करते हैं, और हम हॉर्स की बात करते हैं, सबके लिए मैंने लिमिटेड यहाँ पे जो है ग्रास रख दिया, तीनों के बीच में स्ट्रगल होगा। समझे? बट यहाँ पे स्पीसीज बदल गई है, यहाँ पे स्पीसीज जो है सेम है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डॉग और कैट की बात करता हूं, तो डॉग और कैट है और यहाँ पे मैंने मीट रखा है, तो स्पीसीज बदल गई। स्पीसीज बदल गई मतलब इंटर, स्पीसीज सेम रहेगा मतलब क्या रहेगा, इंट्रा। स्पीसीज सेम रहेगी और इंट्रा में स्पीसीज डिफरेंट रहेंगी। यदि याद नहीं होता किसी को तो इंटरकास्ट समझते हो ना, इंटरकास्ट मतलब डिफरेंट स्पीसीज, और इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम स्पीसीज। अब इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या आएगा आप ही बताओ। इन्वायरमेंट में बेटा ह्यूमिडिटी आता है, लाइट आता है, टेम्परेचर आती है, बहुत तेज बारिश होती है, कोल्ड आता है, ठीक है, हॉटनेस आती है। और ये सारी चीजों के बीच में यदि जो भी स्पीसीज जो है फाइट कर ली और अपने आप को जो संभाल ली, जो भी क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहा है, इस क्लाइमेटिक चेंजेस को यदि उसने सहन कर ली तो वो रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। और यही चीज हमको डार्विन बता रहे हैं। चलो एक बार रिकैप करते हैं, हम लोगों ने डार्विन में क्या क्या पढ़ लिया जल्दी से। देखो बेटा, डार्विन में हम लोगों ने जो स्टडी किए, जिसमें फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे हैं वो हम लोगों ने देखे क्या चीज, यहाँ पे हमने देखे कि डार्विन का कंट्रीब्यूशन कैसा क्या था। इसमें हम उसके पोस्टुलेट्स देख रहे हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन देखे, रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है बेटा, और स्पीसीज बहुत ज्यादा। जैसे एक बैक्टीरिया है ना, कुछ देर में मिलियन ऑफ बैक्टीरिया बन जाते हैं, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका डेथ हो जाता है। कुछ ही बैक्टीरिया जो है वो रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनके बीच में आपस में कंपटीशन होता है फूड रिसोर्सेज को लेकर के, और कंपटीशन होने के बाद जो उस कंपटीशन में रह सकते हैं वही आगे बढ़ेंगे। तो कंपटीशन कैसे होगा, तो उनको आपस में स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो सेम स्पीसीज के बीच में या फिर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। डार्विन से बेटा यही चीज हमको भी सीखने को मिलती है कि आपके नीट के एग्जाम में इस बार 16 लाख स्टूडेंट जो है अपियर हुए थे। कितने? 16। और आप लोगों के एग्जाम जब रहेंगे तो ये आंकड़ा जो है, ये फिगर जो है इससे ज्यादा बढ़ेगा। समझे? और इनके बीच में आपको कंपटीशन करना है, और कंपटीशन का एक ही नियम है, जो जीता वही सिकंदर।
याद रखना बात को, इसलिए मैंने कहा हूं दिवाली में, हर बार दिवाली तो आएंगी, ये दिवाली ऐसी नहीं आएंगी जैसे इस बार आई है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर हुआ बेटा स्ट्रगल वाला पार्ट? इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के और भी पोर्शंस को देखते हैं। ठीक है, बोर्ड अवेलेबल है बेटा, इसमें जितना पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपका बहुत अच्छी तरह से होते जाएगा। चलो वेरी गुड, तो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का पोर्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। 3 पॉइंट हम लोग देख लिए हैं, 4th पॉइंट अभी हम समझेंगे यहाँ पर। 4th पॉइंट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इतना तो हमें समझ में आ गया है, बट इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो इसमें पहली चीज, क्या चीज? वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे बेटा। क्या चीज? यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है क्या चीज, वेरिएशंस जो है ये भी आ रहे हैं। तो वेरिएशंस जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ओके, क्या चीज? वेरिएशंस जो प्रेजेंट है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, उसकी वजह से भी यहाँ पर यदि देखा जाए तो बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वेरिएशंस कैसा? तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, वेरिएशन प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे ये जो वेरिएशंस की यदि हम बात करें तो देखो बेटा, फॉर एग्जांपल हम वेरिएशंस मींस अलग अलग स्पीसीज है, उनके कैरेक्टर, उनके ट्रेट जो है अलग होते हैं। मतलब कोई भी आप 2 इंडिविजुअल्स की बात करो, जैसे कि ये आप हो और ये मैं हूं, या एक आपका भाई है और एक दूसरा आपका भाई है, आपकी एक सिस्टर है और दूसरी एक सिस्टर है, या फिर ये ब्रदर सिस्टर है। तो ये 2 इंडिविजुअल्स को आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या बेटा डिफरेंट है कि एक जैसे? बताओ, दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही ना उसमें। अब ये चेंज होने की वजह से इनके पास यदि मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन यदि ला दूं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन जिसमें उस वो कंडीशंस को वो सहन नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन ला दो, तो क्या दोनों का डेथ हो जाएगा? अब यहाँ पे डेथ में आप अपने आप को कंसीडर मत करो, ठीक है? क्या दोनों सर्वाइव करेंगे? क्या दोनों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है, समझे? तो यहां पे बेटा जब 2 स्पीसीज के बीच में जब स्ट्रगल होगा तो उसमें कोई एक बच रही है और कोई एक नहीं बच रही है। रीजन ये है कि इनके बीच में जो है बेटा, इनके जो ट्रेड्स है, क्या चीज? इनके हम ट्रेड की हम बात करें तो दोनों डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके कैरेक्टर और इनके हर चीज जो है वो चेंज होता है। इसमें हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है डार्विन हमको बहुत अच्छी एक बात यहाँ पे बता के चले गए, जो अभी हम समझेंगे। जानते हो क्या है वो? यहाँ पे बेटा उन्होंने क्या है, जो चेंजेस है इसमें, जो ट्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेड्स है इसमें 2 टाइप के उनको देखने को मिले। मतलब जो इसमें चेंज है वो एक हार्मफुल था, और जो उसमें जो वेरिएशंस जो देखने को मिले वो यूजफुल था। तो उन्होंने इस हार्मफुल वाले जो वेरिएशंस है उसको मतलब कंसीडर ही नहीं किए। क्या पढ़ रहे बेटा हम लोग यहाँ पे? वेरिएशन पढ़ रहे हैं। कलर्स में थोड़ी देर के बाद रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो वेरिएशंस की हम बात करें तो वेरिएशंस बेटा जो चेंजेस आते हैं ये दोनों भी स्पीसीज में वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकता है। तो डार्विन ने बेटा हार्मफुल वाले की बात नहीं की, जिसको हम आगे चल के म्यूटेशन कहते हैं। तो डार्विन ने इस म्यूटेशन की बात ही नहीं की। डार्विन ने जो है जो बात की, ठीक है, किसी को रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस तो नहीं है? हेलो, पिंक अच्छा है ना? किसी का पिंक बहुत फेवरेट होगा। चलो तो यहाँ पे देखिए, जो हार्मफुल कैरेक्टर उसने तो लिए ही नहीं, यूजफुल कैरेक्टर लिया बेटा, और इस यूजफुल कैरेक्टर को उन्होंने एडाप्टिव रेडिएशन कहा। क्या कहा? एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, समझे? तो यहां पे क्या हुआ बेटा, डार्विन ने एडाप्टिव रेडिएशन का, और ये जो एडाप्टिव रेडिएशन है ये किस चीज में हेल्प करता है आप जानते हो? ये जो एडाप्टिव रेडिएशन की यदि हम बात करें तो ये जो एडाप्टिव रेडिएशन है ये हेल्प करता है कोई भी इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के साथ सरवाइव कर पाए, एक दूसरे के साथ वो ब्रीड कर पाए। ठीक है, पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, एडाप्टिव रेडिएशन which
हेल्प इंडिविजुअल्स क्या जाएगा, विच हेल्प, यार ये मेरा मार्कर ना कहीं कहीं चल नहीं रहा है, पेज में गड़बड़ी है लगता, इंडिविजुअल्स इधर लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। इंडिविजुअल्स क्या होगा बेटा बताओ, टू क्या हो गया यार ये मार्कर, जस्ट वेट, ठीक है मैं चेंज कर लेता हूँ उसको टिप को, हाँ। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इंडिविजुअल्स को हेल्प किया, हेल्प किसमें किया बेटा, ये हेल्प करेगा इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड आउटब्रेड, ठीक है, सर्वाइव भी करेगा, आउटब्रेड करेगा, वो भी किससे बताओ, अदर इंडिविजुअल से, ओके, अदर इंडिविजुअल्स जो है उससे ये आउटब्रेड मतलब कर सकता है, ठीक, और वो भी कैसे, सेम इन्वायरमेंट में, यदि मैं यहाँ पे एक इस टाइप का ये वेदर है, ये एक सेम इन्वायरमेंट है, इसमें स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, यदि इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये जो है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, यदि इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं तो कुछ हार्मफुल है, वो हार्मफुल वाले को तो खत्म होगा ऐसा डार्विन बोलता है, लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसे आए जो कि यूजफुल थे, और यूजफुल होने की वजह से सेम इन्वायरमेंट में इन्होंने क्या किया, आउटब्रीड किया, आउटब्रीड करने के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनी, ठीक है, और वो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते रहा। ऐसा यहाँ पे हमें डार्विन जो है इस कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको उन्होंने आगे कर चल के, ठीक है, क्या बताया, अडाप्टिव वेरिएशन, क्या कहा उन्होंने इसे, अडाप्टिव वेरिएशन, और अडाप्टिव वेरिएशन लीड्स टू फिटनेस, ठीक है, जो अडाप्टिव वेरिएशन है वो क्या है बेटा, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, इस चीज को बता रहा है। मींस डार्विन जो है इस कंसेप्ट पे हमको एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्या चीज, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, मतलब एक स्पीसीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, वही वेरिएशंस हार्मफुल भी हो सकते हैं और वही वेरिएशन यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल वाले रहेंगे तो वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर रही है, और यूजफुल वाले रहेंगे तो वही स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, और सर्वाइव करने की वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ ब्रीड कर पा रहे हैं, ब्रीड करने की वजह से उसमें जो है बेटा क्या है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसको ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है ये क्या बताते हैं। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया बेटा सभी को, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बेस पे लास्ट एंड मेन पॉइंट जो है हमारे डार्विन ने जो हमें एक्सप्लेन किए, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, कौन सा नंबर का पॉइंट है बताओ ये, हेलो, 5th पॉइंट है, क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डार्विन एक ही चीज को बता रहे हैं, क्या चीज बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किस चीज को बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी एडाप्टिव फिटनेस है तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये थे बेटा डार्विन के कंसेप्ट, ठीक है, कल उसको प्रॉब्लम आई थी बीच में, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए बेटा कलर्स ध्यान देना, यहाँ पे जो भी पार्ट मैंने समझाया हूँ इसमें मैंने सबसे पहले डार्विन जो है इसके हम पास्टुलेट्स जो है ये देख रहे हैं, डार्विन पास्टुलेट्स में मैंने सबसे पहले रिप्रोडक्शन बताया, रिप्रोडक्शन में मैंने ये बताया कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी होती है बेटा, जियोमेट्रिक होती है, जैसे कि बैक्टीरिया को देखिए हम, बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है 1 से 2, 2 से 4, ऐसे कंटिन्यू जो है ये ग्रो करते जाता है, तो पॉपुलेशन जो है बेटा जियोमेट्रिक मैनर में ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो फूड सोर्स है, रिसोर्सेस जो है लिमिटेड है, ये वाला पार्ट बेटा आपको इकोलॉजी में भी आएगा, समझे, अब आप इस पार्ट को इवोल्यूशन में समझेंगे तो इकोलॉजी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पोर्शन दोनों का कनेक्ट करते हुए यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से
क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन यदि एक टाइम पे 16 बढ़ा तो रिसोर्सेज जो है उसका ग्रोथ सिर्फ 8 ही होता है। तो पॉपुलेशन डबल है, रिसोर्सेज आधा है, तो इसके बीच में क्या होगा बेटा, स्ट्रगल होगा। अब स्ट्रगल बेटा सेम स्पीसीज के बीच भी होता है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, और एनवायरमेंट के बीच में भी होता है, जिसकी वजह से फाइनली बेटा स्पीसीज जो जीता हुआ सिकंदर वाली बात आ रही है। कुछ वेरिएशंस भी आते हैं बेटा, वेरिएशंस या तो हार्मफुल होंगे, ठीक है, या यूजफुल होंगे। हार्मफुल वेरिएशन की वजह से स्पीसीज का जो है टोटली डेथ हो जाता है, लेकिन इस यूजफुल वेरिएशन रहा है उसी को नेचर सिलेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट में जो नेचुरल सिलेक्शन मैंने बताया, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा बेटा जो नेचर के हिसाब से फिट बैठेगा। ठीक है, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कई लोगों को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं समझता, रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं समझती, बट यूजफुल वेरिएशन से क्या होगा बेटा, वो आपस में ब्रीड कर पाएगा, लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर पाएगा, लोगों के साथ कॉम्पिटिट करने के बाद उसे नेचर सेलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा, तब जाके वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा। कलश एंड बाकी लोग क्लियर है बेटा? सारे पॉइंट क्लास में है ना सभी लोग? ऐसा तो नहीं कि गायब हो गए सब लोग, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी। क्लियर है सारे पॉइंट्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो अच्छे से सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया है सभी का, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ग्रेट, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे के कुछ ऑब्जेक्शंस है बेटा इस थ्योरी की, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, और फिर थ्योरी जो है कैसे आगे बढ़ी, कैसे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो हमें नहीं समझेंगे। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो जाती है, बट सबसे बड़ी चीज आती है ऑब्जेक्शंस की। ऑब्जेक्शंस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग इस थ्योरी के जो है वो हम देखेंगे क्या चीज, ऑब्जेक्शंस। क्या ऑब्जेक्शंस रहे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, ये सारी चीजें जो है हमें देखना है। मीन्स लिमिटेशंस जो है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम? लिमिटेशंस, वो भी किसके बेटा, डार्विनिज्म्स के लिमिटेशंस हम समझेंगे। तो डार्विनिज्म्स के लिमिटेशंस में पॉइंट्स नंबर फर्स्ट जो है ये कहता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्विन ने सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, म्यूटेशन को इग्नोर कर दिया है। इग्नोर म्यूटेशन। इसके बाद बेटा एक थ्योरी आई है हुगो डे व्रिस की। कौन सा थ्योरी आया है? हुगो डे व्रिस का एक थ्योरी आया है। तो हुगो डे व्रिस की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने म्यूटेशन वाली बात ही कही है। ठीक है, तो डार्विन ने टोटली बेटा म्यूटेशन को इग्नोर किया, बट आगे चल के बाद में पता चला कि ये जो यूजफुल वेरिएशन जो होते हैं ये काम के नहीं रहते, जो म्यूटेशन होता है वो काम का होता है, और उनके अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल होता है, ऐसा यहाँ पे बताया है। बट नेचर उसी को सिलेक्ट कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये बहुत अच्छी बात कही है। नेचुरल सिलेक्शन तो होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होता है, लेकिन डार्विन ने अगेन एक और चीज नहीं बताई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बताया, बट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया। मतलब एक स्पीसीज है, उसके साथ आपने नेचर की कुछ ऐसी कंडीशन डाल दिए जिसकी वजह से उसके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को उसने टॉलरेट किया, तब जाके ही वो आगे चल के सर्वाइव किया, नहीं तो नहीं कर पाता था। तो इसको उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया। लेकिन ये जो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है हुआ कैसे, इस चीज को ये वाली थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी। ठीक है, सेकंड, साथ ही साथ देखो डार्विन ने अगेन एक और बात कही है, इवोल्यूशन की जो बेसिक यूनिट है, मींस यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो है डार्विन के अकॉर्डिंग वो एक स्पीसीज है। देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू डार्विन यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो स्पीसीज है। वेरी गुड सुजल, वेरी गुड अनिकेत, बहुत बढ़िया। ठीक है, डार्विन के अकॉर्डिंग तो स्पीसीज है, बट ऐसा नहीं है बेटा। यदि मैं यहाँ पे इंडिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, या फिर ये इंग्लैंड हो गया, या कोई भी XYZ कोई भी हमारी कंट्री है, ये सारी कंट्री में, ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन था क्या, हाँ, ये सारी कंट्री में यदि हम देखें, और ये सारी कंट्री में यदि एक एलिफेंट की पॉपुलेशन होती है, एग्जांपल से समझो, ठीक है, यदि मान लो ये सारी कंट्री में ये एलिफेंट की यदि पॉपुलेशन है,
तो एलिफेंट की पॉपुलेशन होने की वजह से ये एक स्पीसीज एलिफेंट की यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। समझे? यदि एक स्पीसीज में इवोल्यूशन हुआ तो ये एलिफेंट जो है ये हो सकता है किसी कारण से छोटे रह गए या किसी कारण से बहुत बड़े हो गए, तो ये हर जगह पे होना चाहिए था ऐसा, बट ऐसा होता है क्या? नहीं। बट पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे फिंच का एग्जांपल ले तो पर्टिकुलर लोकेशन पे रहने वाले फिंचेस जो है इसमें कोई चेंजेस आया, ठीक है, तो दूसरे तरफ रहने वाले फिंचेस में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये स्पीसीज की बात होती, तो ये वाली और ये वाली दोनों स्पीसीज जो है, ये स्पीसीज जो है 1 है और ये स्पीसीज जो है 2 है, दोनों में होना चाहिए था, बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन सबसे बड़ा एक्सेप्शन हो रहा है। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो है ये क्या होता है बेटा? ये एक पॉपुलेशन होती है। क्या होता है ये एक पॉपुलेशन होती है। मतलब एलिफेंट जो है वो पर्टिकुलर पार्ट में उसमें कुछ चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये बात भी जो है कही गई है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, जैसे कि लेमार्क ने कहा था, ठीक है, सारी बातें, बट ये जो थ्योरी है बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन की जो प्रेजेंस है, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो वेस्टिजियल ऑर्गन तो गायब हो जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट, बताओ? दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, कितने स्टूडेंट बच्चे बेटा अभी क्लास में? मैंने आउटपुट बंद किया हूँ स्टूडेंट वाला, है कि भाग गए? कितने दिख रहे? 50 है। हाँ बेटा सेकंड पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। चलो 20 स्टूडेंट भाग गए, अच्छी बात है बेटा, बहुत बधाई उनको, ठीक है, भागने के लिए। लेक्चर बोर हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था उनसे, ठीक। जो लोग हैं वेलकम, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप लोग हमेशा तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझा दे रहा हूँ बेटा। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डार्विन, उन्होंने क्या कहा था कि इवोल्यूशन की जो स्पीसीज, इवोल्यूशन की जो यूनिट है वो स्पीसीज है, बट ऐसा नहीं होता। यदि स्पीसीज होती और कोई एक स्पीसीज में यदि चेंज होता तो सारी जगह के स्पीसीज में चेंजेस आता था, बट ऐसा नहीं है। जो भी चेंजेस आते हैं बेटा एक पर्टिकुलर एरिया में आता है, पर्टिकुलर पार्ट में आता है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो रहती है वो रहती है एक पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा वो उसकी यूनिट होगी, ना कि एक स्पीसीज होगा। ये डार्विन का एक्सेप्शन है बेटा। डार्विन ने स्पीसीज बताया, बट स्पीसीज नहीं, पॉपुलेशन होती है। और साथ ही साथ इनका जो नेचुरल सिलेक्शन जो इन्होंने बताया है, तो नेचर उसको ही सिलेक्ट कर रहा है जो नेचर के हिसाब से फिट बैठा है। तो नेचर के हिसाब से जो है बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन तो फिट नहीं बैठे, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन तो फिर पूरे खत्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं, आज भी वेस्टिजियल ऑर्गन बैठते हैं। तो ये वाली बात भी जो है एक्सेप्शन रहा है डार्विन की थ्योरी का, समझे? साथ ही साथ बेटा देखो कुछ जो सुपर स्पेशल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। जानते हो बेटा सुपर स्पेशल ऑर्गन क्या है? ये जो थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन सुपर स्पेशल ऑर्गन। क्या चीज? सुपर स्पेशल जो ऑर्गन है उसे एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो सुपर क्या बता रहा हूं बेटा, स्पेशलाइज ऑर्गन जो है, क्या चीज? सुपर स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन है, नहीं बेटा इसमें नोज नहीं आएगा। सुपर स्पेशलाइज ऑर्गन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आपने डियर की बात करते हैं हम लोग, डियर जो भी मेल डियर होता है, ठीक है, यदि हम मेल डियर की हम बात करते हैं तो मेल डियर के जो बड़े बड़े जो सींग होते हैं, ठीक है, क्या चीज? जो मेल डियर के जो बड़े बड़े सींग होते हैं क्या कहते हैं उसे? एंटियर्स। ये कोई काम के नहीं होते, ठीक है। तो अब क्या होता है जब कोई टाइगर इसके पीछे भागता है और ये जब तेजी से भागता है तो भागने की वजह से जो झाड़ी वगैरह होती है ना बेटा,
तो उस झाड़ी में उसके जो सींग रहते हैं से फंस जाते हैं, तो उसको फाइनली उस शेर का शिकार होना पड़ता है। तो ये उसके कोई काम का नहीं है। जब ये कोई काम का नहीं है बेटा, तो ये एक क्या कह सकते हैं, एक ये स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज ऑर्गन है। या फिर हम टस्क ऑफ एलिफेंट की हम बात करते हैं, तो टस्क ऑफ एलिफेंट जो वो भी कोई काम का नहीं है। तो इसके बारे में बेटा डार्विन की थ्योरी जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो ये भी इसका जो है सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था। ठीक है, और लास्ट फाइनली एक पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, क्या चीज, ये जो भी सोर्स या फिर ट्रांसमिशन हुआ है वेरिएशंस का, उसे भी एक्सप्लेन नहीं करता। जो दो दांत होते हैं ना बेटा, उसके बीच में गैप भी आता है एलिफेंट के, देखना टस्क ऑफ एलिफेंट कहलाता हो। ठीक, नेक्स्ट आता है कुड नॉट टेल अबाउट, क्या नहीं बताती बेटा, कुड नॉट टेल अबाउट सोर्स, ठीक है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन। क्या चीज बेटा, सोर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन जो है उस चीज को नहीं बताता है। कौन सा, डार्विन का थ्योरी। ठीक, मतलब यहां पे इसका जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बता रहा है, बट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे हुआ ये बता रहा है क्या, नहीं। मींस इन्होंने जो एक्सप्लेन किए उसमें एक बात तो बता दी, क्या चीज बेटा, सर्वाइव कैसे हुआ। ओके, मींस इन्होंने जो है क्या चीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बता दिया है। ठीक है यार, ये मार्कर नहीं चल रहा, फिर से सर्वाइवल अब चलेगा। ठीक है, क्या चीज, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है ये तो बता दिया है, लेकिन क्या नहीं बताया है बेटा, बट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट, अब यार देखो डिजिटल पेन पे मेरी राइटिंग की ज़्यादा हैबिट नहीं हुई है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और साथ ही साथ अब ज़्यादा यूज में नहीं आता, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया यूज वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी चलती है। लैमार्क में पढ़े ना हमने, वेरी गुड। फिटेस्ट मीन्स क्या होता है यार, कैसे बताऊं मैं फिटेस्ट, फिट टू सर्वाइव, फिट बैठेगा, समझा क्या बेटा वैष्णवी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब वो उस जगह पे आ गया तो वहीं पे रहेगा। हाँ, एग्जिस्ट हम कह सकते हैं, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन नहीं किया इसने बेटा, डज नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, क्या चीज, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये नहीं बताया है। तो ये बेटा कुछ ऑब्जेक्शंस थे डार्विन के थ्योरी के। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, जिसकी अच्छी तैयारी वो नीट में वही सरवाइव करेंगे, अभी बता दे रहा हूँ फिर मैं। हाँ बेटा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली क्या हुआ बताओ, इसकी वजह से नेक्स्ट थ्योरी देना पड़ा, जिसको कहते हैं क्या चीज, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। किसने दिया बेटा, हुगो डेविस ने दिया। ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो थ्योरी नंबर थर्ड आते हैं हम लोग, और थर्ड थ्योरी जो थी कौन सी थी बेटा, थ्योरी का नाम हुगो डेविस की थ्योरी है। क्या कहते हैं इसे, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वाला थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिवाली के पहले मैं थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करना चाहता हूँ आप लोगों का, उसके बाद दिवाली के बाद हम लोग एनसीईआरटी रिवाइज कर लेंगे, तो आपका जो बीच में गैप आएगा तो गैप भी कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी, और जितना पढ़ाया वो वाला पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और दिवाली के बाद जब हम मिलेंगे तो काफ़ी अच्छे पैकेज वाले जो कोर्स हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है, नोट्स को लेकर के, ठीक, और साथ ही साथ जो टेस्ट रहेगा उसको लेकर के उस पर मिलेंगे। तो आपका दिवाली के पहले बहुत सारा टास्क है जो मैं भी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ये वाला थ्योरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बाकी टेलीग्राम पे अपडेट रहना है, क्वेश्चंस में भेजूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा, स्टडी मटेरियल शेयर करूंगा, अच्छे मॉड्यूल्स में दूंगा आप लोगों को, जितना दूंगा अच्छे से पढ़ लेना, किसी का बैकलॉग है तो वो कवर कर लेना,
ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप ऐसा करते हो जो इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूं, रियल में नीट आपका बहुत अच्छे से क्रैक होगा। समझे? गलत फहमी में नहीं रहना, दिखावे में नहीं रहना, किसी के इसमें नहीं जाना है। ओके, तब जाके ही लाइफ में जो है आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लो, किसी को कुछ पूछना है? सारी चीजें क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर फाइनली बेटा हम लोग। और अभी हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट समझेंगे, उस कंसेप्ट में मैं आप लोगों के साथ जो डेटा शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? और अभी हम लोग ह्यूगो डी वेरिस की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। ठीक है? क्या चीज? एक एक्सपेरिमेंट जो है ह्यूगो डे वेरिस के थ्रू किया गया। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया बेटा? एक प्लांट था, उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइम रोज। क्या था प्लांट का नाम बेटा? इवनिंग प्राइम रोज का प्लांट है। इस प्लांट में जब उन्होंने स्टडी किए, तो स्टडी करने के बाद उन्हें कुछ वेरिएशंस उस प्लांट में देखने को मिले। ठीक है? तो ये जो प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम जो है ये भी पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है? ओनियोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है? क्या है बेटा? ओनियोथेरा लेमार्कियाना ये प्लांट है। इस प्लांट में जनरली इसका जो प्लॉइडी लेवल जो होता है वो 2n14 होता है। लेकिन म्यूटेशन की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसमें बेटा जो डिप्लॉइड जो सेल है वो 2n16 2n18 भी देखने को मिली है म्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पे जो हुगोडेवरिस है, इन्होंने क्या किए, ये जो प्लांट है इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया। ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन बहुत सारी जनरेशन तक के उन्होंने किए। और फाइनली उन्होंने देखे कि इस प्लांट में कुछ ना कुछ सडन चेंजेस जो है उन्हें देखने को मिला। और वो भी किस में? उनके फिनोटाइप में। तो इस प्लांट पे उन्होंने जब ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व करने के बाद एक सडन चेंजेस जो है वो देखने को मिला। और सडन चेंजेस जो है वो भी कहाँ पे देखने को मिला? उस प्लांट के फिनोटाइप में। और ये सारी चीजें जो है वो किसकी वजह से थी? तो ये सारी कंडीशन जो है वो आ रही थी ड्यू टू म्यूटेशन। ओके? जो चेंजेस जो देखने को मिला वो किसकी वजह से मिला? म्यूटेशन की वजह से मिला। म्यूटेशन मतलब जो चेंज लाता है वो कहाँ पे चेंज लाता है आप जानते हो? म्यूटेशन की वजह से चेंज होता है कहाँ पे? डीएनए में। ठीक है? उसका जीनोटाइप चेंज होगा। ठीक है? तो यहाँ पे फाइनली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट समझेंगे बेटा, जिसके बेस पे ये थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल है। और फाइनली जो इसके बाद जो थ्योरी आई बेटा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, वो ये वाला हमारा जो थ्योरी था हुगो डेवरिस का, और साथ ही साथ हमारा जो डार्विन का जो थ्योरी था, वो दोनों को मिला के यहाँ पे जो है थ्योरी को मिला के डार्विन की थ्योरी और हुगो डेवरिस का जो थ्योरी था, दोनों थ्योरी के बेसिस पर यहाँ पे एक न्यू थ्योरी जो है वो प्रपोज किया। और उस थ्योरी का नाम क्या था जानते हो आप? उस थ्योरी का नाम है नियो डार्विज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें डार्विन की सही थी, बहुत सारी बातें हुगो डेवरिस की सही थी। ठीक है? वाली थ्योरी तो आज नहीं हो पाएंगी, लेकिन आज हम ये वाला जो थ्योरी है हमारा, ये हम समझेंगे। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स देखते हैं पहले तो म्यूटेशन को लेके। ठीक है? तो म्यूटेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो म्यूटेशन जो है, ठीक है, एक अल्टीमेट सोर्स होता है। ठीक है? म्यूटेशन जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स है किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस को लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? म्यूटेशन आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ, क्या कहेंगे बेटा? ओके बेटा कल्याणी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 10 मिनट का ही लेक्चर बचा है। ठीक, आप चाहो तो उस पर देख सकते हो, कोई बात नहीं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या बेटा कल्याणी? ये डॉक्टर का टाइम होता है आपका, है ना?
ठीक है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो देखिए म्यूटेशन जो है अल्टीमेट सोर्स होता है ऑफ वेरिएशन। ओके, वो भी किसमें, एक पर्टिकुलर हम पॉपुलेशन की हम बात करें तो किसी भी पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस आ रहा है वो म्यूटेशन की वजह से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये याद रखना है। इसी के साथ साथ देखिए हुगो डेविस ने हमें एक और चीज बताई। क्या बताई? म्यूटेशन जो हो रहे हैं सॉरी, म्यूटेशन जो हो रहे हैं वो रेयर होते हैं। कैसे होंगे म्यूटेशन? बहुत रेयर होते हैं बट रैंडम होते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन लेस होते हैं। डार्विन के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन हो रहे थे वो क्या है, वो डायरेक्शन में हो रहे थे। बट हुगो डे वेरिस के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है, यदि हम देखें तो म्यूटेशन जो होता है 3 पॉइंट बताए उन्होंने। एक तो रेयर होगा, दूसरा रैंडम फैशन में होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है। और म्यूटेशन जो है जनरली यदि देखें तो बहुत ही कम होता है बट मोस्टली हार्मफुल होता है, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे एक और बात पता चली हुगो डे वेरिस से कि म्यूटेशन जो है आर वेरी फ्यू बट मोस्टली जो रहेगा, ठीक है, मतलब जो यूजफुल जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा बट मोस्टली म्यूटेशन जो रहेगा हार्मफुल रहेगा। वेरी फ्यू में मतलब यदि हम देखें तो यदि एक म्यूटेशन हुआ तो वो भी कितने में होगा, 10,000 में। तो 10,000 में एक म्यूटेशन जो होगा वो यूजफुल होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतने म्यूटेशन में ही जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, यूजफुल रहेगा। बट मोस्टली जो होता है वो कैसा होगा बेटा, ये हार्मफुल होगा। मोस्टली तो हार्मफुल है, ठीक है। बहुत ही कम जो है बेनिफिशियल है। तो अब बेनिफिशियल जो बहुत कम है तो इसमें यदि हम देखें, ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो यूजफुल म्यूटेशन रहेगा उसे ही नेचर सिलेक्ट करेगा। हाँ, म्यूटेशन बेटा यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। और जो यूजफुल म्यूटेशन है, यही जो म्यूटेशन है बेटा इसे नेचर सिलेक्ट करता है, ठीक है। यूजफुल म्यूटेशन जो है यही जो है सिलेक्ट होगा नेचर के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपको ये पॉइंट नहीं समझा तो आपको एनसीईआरटी भी नहीं समझेगी, ठीक है। यूजफुल म्यूटेशन को ही नेचर सिलेक्ट कर रहा है। अब नेचर जो सिलेक्ट कर रहा है तो देखो क्या होता है बेटा मालूम, कभी भी देखना म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, जर्क होता है। तो इसमें एक और पॉइंट कही है, म्यूटेशन जो है इज अ क्विक एंड जर्की। इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप, क्विक एंड जर्की मींस, इसका मीनिंग ये है कि म्यूटेशन जो है बेटा अचानक से होगा, एकदम बहुत फास्ट होगा और बहुत बड़ा होगा। मतलब इसमें एक न्यू स्पीसीज जो है वो ओल्ड स्पीसीज से इमीडिएटली जो उसी जनरेशन में अराइज हो जाती है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं, पहले पॉइंट्स देख लो। क्या चीज बेटा, यहाँ पे मैं आपको जो है ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जो न्यू स्पीसीज जो यहाँ पे अराइज हुई है, क्या चीज, जो न्यू स्पीसीज जो अराइज हुई है वो कहां से हुई है बेटा, वो अराइज हुई है ओल्ड स्पीसीज से, ठीक है। और वो भी कब हुई बेटा, उसी जनरेशन में, एक ही जनरेशन जो है, एक वन जनरेशन की हम बात करें तो उसी जनरेशन में ओल्ड स्पीसीज से एक न्यू स्पीसीज जो है अराइज हो गई है, ठीक है। इसके लिए बेटा जो हुगो डे वेरिस है उन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है। क्या यूज किया जानते हो आप, साल्टेशन टर्म फॉर म्यूटेशन। आपने पढ़े होंगे यदि एनसीईआरटी तो आपको याद आ रहा होगा, ये टर्म जो है यूज हुआ है साल्टेशन। कई स्टूडेंट पूछते सर ये साल्टेशन क्या होता है। तो साल्टेशन मतलब देखो कोई भी चीज जब जंप में होती है, ठीक है, आपको याद होगा मैंने नर्व इंपल्स में बताया था साल्टेटरी कंडक्शन, याद होगा किसी को तो। नर्व इंपल्स जो है बेटा वहां पे आपने देखे होंगे जो नर्व कंडक्ट होती है इस तरह से, तो वहां पे सोडियम आयन जो है वो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है तो इस तरह से जंप करके इंपल्स सेंड होते हैं, तो उसके लिए साल्टेशन टर्म यूज होता है। मतलब एक स्पीसीज में दूसरा फिनोटाइप जो है बहुत जल्दी से आ गया और उसी जनरेशन में जब आया, ठीक है, मतलब वो जंप किया ना स्पीसीज, तो जो जंप कर रहा है उसके लिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है साल्टेशन। हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा, वेरी गुड बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एनसीईआरटी ने यहाँ पे टर्म यूज किया है। क्या चीज बेटा, सिंगल स्टेप, मतलब उसी टाइम पे इमीडिएटली
क्या हुआ है, लार्ज म्यूटेशन वहां पे इमीडिएटली हो गया है। इस चीज को क्या कहते हैं बेटा, साल्टेशन कहते हैं। समझ में आया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अब देखो मार्कर में प्रॉब्लम आई थोड़ा सा, कुछ कुछ जगह पे जो है प्रॉब्लम आया था। आवाज बेटा मेरे साथ से साइड से प्रॉब्लम नहीं है, देख लो। पता नहीं क्या हो रहा है, मार्कर को साथ नहीं दे रहा है, एरर आ रही है। एक्चुअली मेरा पीसी जो है ना बहुत हीट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए वो राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, ये तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके ग्रेट। कुछ बेटा एक्सप्लेनेशन है जो ये थ्योरी जिसको सपोर्ट करती है, वो 3-4 पॉइंट हम और देखेंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम दे दो। ठीक है, एक बार रिपीट कर दो बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो हुगो डेवरिस का थ्योरी पढ़ाया, हुगो डेवरिस की इस थ्योरी में मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया बेटा। इस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को जो पॉइंट एक्सप्लेन किया, जिसमें एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, जिसमें इवनिंग प्राइमरोज एक प्लांट है, इस प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, प्लांट का नाम साइंटिफिक नेम ओनियोथेरा लेमार्कियाना है। प्लॉइडी लेवल 2 and 14 होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जनरली सडन चेंज देखने को मिले, मतलब इस प्लांट में जो है बेटा ये पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। क्रोमोजोम के नंबर सडनली चेंज होते हैं, और क्रोमोजोम के नंबर बेटा किसकी वजह से होंगे आप ही जानते हो बेटा, ये होता है म्यूटेशन की वजह से। और म्यूटेशन मतलब एक चेंज जो डीएनए के सीक्वेंस को बदल सकता है। ठीक है, तो म्यूटेशन एक सोर्स होता है बेटा जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है पर्टिकुलर कोई भी पॉपुलेशन में। ठीक है, ये रेयर होता है, रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है, कभी भी कैसे भी हो सकता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। इसी के साथ साथ फिर मैंने आप लोगों को आगे जो बताया कि म्यूटेशन जो है बेटा क्विक एंड जर्की होता है। यूजफुल म्यूटेशन को ही नेचर सेलेक्ट करता है, इमीडिएटली न्यू स्पीसीज में कोई चेंज आएगा और बहुत बड़ा बदलाव, जिसकी वजह से एक पूरा फिनोटाइप कैरेक्टर उसका चेंज हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए, जो कि हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं हुगो डेवरिस, उन्होंने इस बात का प्रूफ भी दिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बेटा जो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को, वो हम समझेंगे। तो जो एग्जांपल बेटा जो सपोर्ट कर रहे हैं दिस थ्योरी को, वो हम देख रहे हैं। तो इस थ्योरी को बेटा कौन से पार्ट सपोर्ट करते हैं? तो पहली चीज तो फॉर एग्जांपल नंबर 1, ये थ्योरी बेटा अभी तक के कोई भी ऐसा म्यूटेशन नहीं आया जिसकी वजह से क्या चीज सडनली, क्या कह सकते हैं हम लोग, कोई कैरेक्टर जो है डिसअपियर हो जाए, मतलब प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड सुपर स्पेशलाइज ऑर्गन जो है उनकी प्रेजेंस जो है, ये थ्योरी जो है ये बताती है। और कॉमनली बेटा यदि हम देखें तो कॉमनली ये जो म्यूटेशन जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, ठीक है, वो कहां पर बेटा ऑब्जर्व होता है? प्लांट में। थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कॉमनली ऑब्जर्व हो रहा है प्लांट में। प्लांट में पॉलीप्लाइडी देखने को मिलती है, और पॉलीप्लॉइडी मींस म्यूटेशन की वजह से ही हो रहा है। तो ये थ्योरी बेटा एक्सेप्ट करती है। एक सीप का नाम बता रहा हूं मैं आपको, एनकॉन सीप। ठीक है, एक सीप है एनकॉन सीप, पिक्चर फिलहाल मेरे पास नहीं तो मैं पिक्चर्स के साथ बताता था। एनकॉन सीप जो है, ये क्या होते थे, पहले जो सीप जो होती थी उनके लेग्स जो रहते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन सडनली कुछ चेंज ऐसा आया कि इस सीप में क्या हुआ बेटा, स्मॉल लेग वाली सीप थी। ठीक है, सडनली चेंज देखने को मिला है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा। तो इसकी जो पेरेंटल स्पीसीज के जो लेग्स थे बहुत बड़े बड़े थे, तो जंप करके वो तेजी से भाग सकते थे, बट इसमें सडनली चेंज हुआ और उनके लेग्स जो है वो बहुत छोटे थे। तो एनकॉन्सिप ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो ये थ्योरी जो है इस बात को प्रूव करती है और ये सारी चीजें बताती है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने थ्योरी देखे, जिसमें हुगो डेवरिस का हमने कंसेप्ट समझे, म्यूटेशन क्या होता है वो देखे, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये पढ़े हम लोगों ने, और नेचुरल सिलेक्शन के पहले हम लोगों ने फाइनली बेटा लेमार्क का जो थ्योरी है वो सारी चीजें देखे। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ। अदरवाइज फाइनली आगे का पोर्शन मीन्स हमारा लास्ट एक थ्योरी बचा है, कौन सा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, नियो डार्विनिज्म, वो हम लोग फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। ये वाला पार्ट आपका रह गया है। ठीक है, ओके, हेलो, किसी को कुछ पूछना है सो यू कैन, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट। हाँ, एग्जाम्पल रिवाइज करवा दे रहा हूँ बेटा रुतिका, डोंट वरी। हाँ बेटा, हर थ्योरी अपने एक अलग कंसेप्ट को जो है वो बता रही है।
ठीक है, करंट चैप्टर के पीडीएफ अवेलेबल नहीं है बेटा, मैं आपको सिर्फ आज का पीडीएफ जो है पल्लवी ये प्रोवाइड कर दूंगा। प्लांट टिश्यू कल्चर वाला एनिमेशन आज मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं बेटा, वहां से देख लेना। पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है क्लास में, मुझे रिमाइंड करा देना। किसी के कोई डाउट होंगे बेटा पेपर को लेके तो मुझसे आप डिस्कस कर लो डायरेक्टली, पर्सनल मैसेज करो या फिर टाइम ले लो क्वेश्चन चैट का, उसमें मैं आप लोगों को या कॉल का टाइम ले लो, वहां पे समझा दूंगा। इस थ्योरी का बेटा फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड सुपर स्पेशलाइज ऑर्गन, जो कि डार्विन का थ्योरी नहीं बता रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, वो बेटा ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अभी तक ये कोई ऐसा म्यूटेशन नहीं आया जिससे कोई कैरेक्टर सडनली डिसअपियर हो जाए। ओके, सो एंड करें बेटा फिर आज की क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो सारा डेटा जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, रिकॉर्डिंग जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। फिलहाल में क्लाउड रिकॉर्डिंग, आज शायद क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपको आज का रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके पहले का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको क्लाउड की मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया हूँ, नहीं भेजा होगा तो आप मुझसे ले सकते हो। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, रुति का बेटा एग्जाम्पल रिवाइज करना है, एग्जाम्पल रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जस्ट वेट। बेटा कौन सा एग्जाम्पल रिवाइज करना है मुझे ये बताओ पहले तो, सारे एग्जाम्पल या लास्ट वाली थ्योरी का एग्जाम्पल्स? रुति का लास्ट वाला। तेजस्विनी का मैसेज आया, रुतिका का मैसेज नहीं आया है। लास्ट थ्योरी के एग्जाम्पल्स रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। लास्ट थ्योरी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा, लास्ट थ्योरी जो मैंने बताया यहाँ पे एग्जाम्पल्स में ये कंसेप्ट बताया हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो थ्योरी किस चीज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस थ्योरी की हम बात करें तो जैसे जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, या सुपर स्पेशलाइज ऑर्गन, मतलब सडन जो चेंज आया वो कैसे आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन आए, कंप्लीटली डिसअपियर हुए क्या? नहीं, चेंज आए, अभी भी है, ठीक है, बट गए क्या? नहीं गए, यानी कुछ तो भी वहां पे चेंजेस हुआ होगा ना, मतलब म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से सुपर स्पेशलाइज कैरेक्टर या वेस्टिजियल ऑर्गन अभी भी है, ठीक है। ये प्लांट में जनरली देखने को मिलता है। पॉलीप्लॉइडी की हम बात करें, जैसे हेक्साप्लॉइड हमने देखे थे वीट में, ठीक है। तो जनरली देखो मैंने आपको इसमें क्रोमोसोम नंबर बताया, डिप्लॉइड नंबर जो है इसका प्लॉइडी लेवल कितना होता है? 2n14 होता है। बट क्या होता है, प्लांट में जो वेरिएशन आ रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में अलग अलग टाइप के वहां पे प्लॉइडी लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है बहुत ही जल्दी होता है, फास्ट होता है, और हम इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एनकॉन्सीव जो होता है बेटा, उसमें सडन चेंज देखने को मिला है, मतलब उसमें म्यूटेशन हुआ होगा तो जो उसकी पेरेंटल स्पीसीज थे उसके लेग्स जो थे वो कैसे थे बेटा? लार्ज थे, बट सडनली उसके स्मॉल लेग वाली जो है शेप देखने को मिली है। कैसे हुआ होगा? म्यूटेशन की वजह से हुआ है। तो ये इस बात का प्रूफ है बेटा कि ये जो थ्योरी है काफी हद तक के करेक्ट है, ट्रू है। समझ में आ गया बेटा? रुतिका, कलर्स, पल्लवी, मुझे पल्लवी बेटा मैसेज कर देना, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। रुतिका क्लियर है सारे पॉइंट्स? समझ में आ गया? वेरी गुड, ग्रेट। अनिकेत का क्या है, एक्सक्रीशन के हैंडराइटिंग नोट शेयर किए हैं जैसे इन लेक्चर 3 में आपने किए थे। कौन सा लेक्चर 3, कौन सा? नहीं समझा बेटा। हैंड राइटिंग के रिटर्न नोट्स है बेटा मेरे पास। हैंड रिटन जो है वो ऐसे वाले नहीं, हैंड रिटन मेरे पास जो पेपर में मतलब नोटबुक में लिखते वैसे हैंड राइटिंग नोट्स है। आपको चाहिए मिल जाएंगे बेटा एक्सक्रीशन के नोट्स, मैसेज कर देना। हाँ, जिसे लीव करना बेटा लीव कर सकते हो। चलो तो फाइनली क्लास एंड करते हैं, किसी का कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक। टास्क जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आते ही सबसे पहले बताऊंगा, वोटिंग भी रहेगा आपका कि नेक्स्ट इसमें आप लोगों का क्या क्या लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है हम फाइनली आफ्टर दिवाली वेकेशन जो है हमारा वो सारी चीजें हम जो है करेंगे। चलो बाय बाय फिर, थैंक यू, बाय बेटा, गुड नाइट। वेस्टिजियल क्या बोलना चाह रहे हो कलर्स? नहीं समझा मुझे। वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या चाहिए बेटा कलर्स? नहीं समझ में आ रहा है मुझे।